नमस्ते। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने आज से कुछ 3 महीने पहले एक जर्नी स्टार्ट की थी जहाँ पे हम लोग देश विदेश से जुड़े, भारत से जुड़े अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते थे, सवाल पूछते थे, क्विज़ के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते थे। तो आज मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, कुछ ऐसे फैक्ट्स और तथ्य लेकर आया हूँ जो कि 26 जनवरी से जुड़े तो हैं और हो सकता है कि आप लोगों को पता भी हो, पर ज़्यादातर लोगों को शायद ना पता हो। तो शुरुआत करते हैं कि 26 जनवरी ही क्यों हम लोगों का गणतंत्र दिवस की तारीख मिली। बात है 1930 की और बात है लाहौर की, जहाँ पे पहली बार हमारे लीडर्स ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, कांग्रेस ने सरकार से वो मांग की जिसने अंग्रेज़ी सरकार के होश उड़ा दिए। वो मांग थी पूर्ण स्वराज की, क्योंकि उससे पहले तक सिर्फ और सिर्फ हमें एक डोमिनियन स्टेटस चाहिए था। बात ये हो रही थी कि भाई हम लोग मान लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार हमेशा रहने वाली है, बट ब्रिटिश सरकार का जो पार्लियामेंट होगा उसमें भारतीयों का भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा। 26 नवंबर 1949 को जब हमें गणतंत्र बनाने वाला संविधान बनके तैयार हुआ, तब बात ये आई कि 26 नवंबर को ही क्यों नहीं हम लोग गणतंत्र दिवस मना लेते। पर गणतंत्र बनने के लिए जो पहले नींव रखी गई थी वो थी 26 जनवरी। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम आज तक गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 1950 से लेकर के 2024 तक बहुत से भारतीयों के मन में 26 जनवरी की एक याद ये रहेगी कि 26 जनवरी के दिन होने वाली परेड। तो 26 जनवरी के दिन होने वाली परेड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो कि उस दिन के सेरेमनी या उस दिन के सेलिब्रेशन को ख़त्म या उसका एंड दर्शाता है। तो 1950 से लेकर के 2022 तक आर्मी बैंड द्वारा बजाया जाने वाला गाना वो एक क्रिश्चियन हिम था जिसका नाम था अबाइड बाय मी। 2022 से 26 जनवरी की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में जो गाना बजाया जाता है वो है ऐ मेरे वतन के लोगों, जो कि आप लोगों ने लता जी की आवाज़ में सुना होगा। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट पीपल। वो लोग जिनकी आचरण को, जिनकी सीख को, जिनकी वैल्यूज़ को हम लोग अनजाने में अपने अपने दिन के ऑलमोस्ट हर सेकंड इस्तेमाल करते हैं या किसी को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। उनमें से एक है स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद की लाइफ का एक बहुत ही आइकॉनिक इवेंट है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जो कि शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे स्वामी विवेकानंद को इंडिया की तरफ से बोलने के लिए बुलाया गया था। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस शिप में स्वामी विवेकानंद जापान से शिकागो गए थे, उस शिप में एक और भारत के जाने मानी हस्ती जमशेदजी टाटा भी सफ़र कर रहे थे। और उस सफ़र के दौरान शिकागो में और वापस आते वक्त जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद के बीच में बहुत सी बातें हुई। इन सीरीज़ ऑफ कॉन्वर्सेशन जो जमशेदजी टाटा ने स्वामी विवेकानंद के साथ की थी, उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास लेवल की एजुकेशन दी जाए, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, रिसर्च में, पर हमें हमारी इंडियन रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक लेटर लिखा। इस लेटर की में स्वामी विवेकानंद को इनवाइट किया गया था कि आप आकर के मेरे इंस्टीट्यूट में, जो कि इंडिया के बेनिफिट के लिए, इंडिया की यूथ के लिए बनाया जा रहा है, आके बताइए, क्योंकि उसमें इंडिया की एस्थेटिक स्पिरिट के बिना वो इंस्टीट्यूट किसी काम का नहीं है। स्वामी विवेकानंद से बेटर इंडिया की एस्थेटिक स्पिरिट को समझने वाला और दूसरों को समझाने वाला उस समय शायद ही कोई दूसरा था। आपको पता है कि इस इंस्टीट्यूट को हम आज किस नाम से जानते हैं? तो बात हो रही है बैंगलोर में सिचुएटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, जो कि आज भी इंडिया का वन ऑफ द प्रीमियर मोस्ट इंस्टीट्यूट है। हम सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था और इंडिया का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इंडिया का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान इसलिए है क्योंकि वो एक्चुअली में किसी एक बंदे के द्वारा हाथ से लिखा गया है और हस्ती का नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। ये वो जेंटलमैन है जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथों से
शब्द ब शब्द लिखा है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी, जो ओरिजिनल कॉपी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, वो प्रिंटेड नहीं है या टाइप नहीं है। जो एक्चुअल कॉपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हस्तलिखित है, हैंड रिटन है, पूरा डॉक्यूमेंट। और सिर्फ यही नहीं, जब आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ोटोज़ देखते होंगे, किसी पेज की इमेज गूगल पे देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कि हर पेज का जो फर्स्ट शब्द है उसको कैलीग्राफिकली सजाया गया है। तो वो जो कैलीग्राफी है और उसके बॉर्डर पे जो कैलीग्राफी और डिज़ाइनिंग है, वो भी हैंड डन ही है, वो भी प्रिंटेड नहीं है। और वो करने वाले दो लोग राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस हैं, और साबरमती आश्रम के बहुत से चित्रकार जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो जब हमने बात की कि इंडिया की एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में, जो कि पहले जमशेदजी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहलाया जाता था, तो हम कैसे एक और बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भूल सकते हैं। तो बात है 1947 की, जब ग्वालियर के एक महाराज जीवाजी राव सिंधिया ने एक इंस्टीट्यूट और एक रिसर्च लैब बनाई जिसको हम JIRL के नाम से जानते हैं, जिसका इनॉग्रेशन उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड अर्ल माउंटबैटन ने किया था। इस इंस्टीट्यूट और इस रिसर्च लैबोरेटरी का मेन उद्देश्य ये था कि भारत की सेना और सेना बलों के लिए नए नए इक्विपमेंट्स तैयार करना, उन पर रिसर्च करना, या फिर बहुत सी जो टेक्नोलॉजी है जो हम बाहर से लेके आते हैं उसके बारे में और सीखने के लिए रिसर्च लैब्स तैयार करना, टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स देना, और केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स और उनसे होने वाले नुकसान को मिटिगेट करने के लिए रिसर्च एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। हम बात कर रहे हैं नन अदर देन DRDO की। जी हाँ, DRDO एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 1947 से हमारे साथ है और हमारे सुरक्षा बलों को और बलवान बना रहा है। तो ये एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि बचपन से मेरे दादाजी को जब मैं देखता था, मेरे फूफा जी, मेरे एक चाचा हैं जो एयरफोर्स में हैं, मेरे दादाजी आर्मी में रह चुके हैं, मेरे मौसा जी हैं जो नेवी में रह चुके हैं, तो हमेशा से कि यूनिफॉर्म वाली जो जॉब होती हैं, यूनिफॉर्म वाली जो सर्विसेज होती हैं, उनके प्रति एक नेचुरल अट्रैक्शन होना स्वाभाविक सा था। और जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं इनके बारे में जानना सीखा, तो ये पता चला कि एक सोल्जर सिर्फ जब बैटल फील्ड पे होता है तब नहीं, जब बैटल फील्ड से दूर होता है तब भी अपने देश के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा होता है, कितना कुछ सपोर्ट कर रहा होता है अपने उन भाइयों के लिए जो बैटल फील्ड, जो सरहद पर खड़े हैं। तो ऐसा ही एक इवेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, जब इंडिया और जापान के बीच में एक फेस टू फेस बॉर्डर फाइट हुई थी। वहाँ पे बात है आसाम रेजिमेंट की। आसाम रेजिमेंट में एक सिपाही हुआ करता था जिसका नाम था बदलू राम, जो कि जापान वॉर में आसाम रेजिमेंट में बॉर्डर पे तैनात था। हुआ ये कि उस समय की जो असम रेजिमेंट थी वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थी, और उस समय स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ राशन हर सोल्जर के लिए अलॉट किया जाता था। और जैसे ही अगर कोई सोल्जर मारा जाता था तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता था और उस एक बंदे का राशन कम आता था। जब बदलू राम जापान वॉर में शहीद हो गए तो उनका जो क्वार्टर मास्टर था, जो ये राशन की देखभाल करता था, उसने उनका नाम राशन की लिस्ट से हटाया नहीं। तो जब जापान ने सीज वॉर किया, कई महीनों तक जो सोल्जर्स थे वो बॉर्डर को छोड़ के आ नहीं सके, उनकी सप्लाई लाइंस ब्लॉक हो गई थी, उनके पास जो राशंस थे बॉर्डर पे बैटल फील्ड में वो ख़त्म होने लगे थे। तो जो वहाँ उनका क्वार्टर मास्टर था उसने जब जाके चेक किया तो ब्रिटिश सरकार बदलू राम का राशन लगातार भेज रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बदलू राम अभी भी लड़ रहा है, बदलू राम अभी भी सर्विस दे रहा है, अभी भी जापान के अगेंस्ट लड़ रहा है। और इस एक मूव से, इस एक समझदारी भरे कदम से कई महीनों का राशन जो एक बंदे का यूज़ नहीं हुआ, उस एक समझदारी भरे कदम की वजह से जो एक बंदे का राशन जो इतने महीनों से स्टोर था वो उस पूरे ट्रूप के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए बदलू राम आज भी असम रेजिमेंट के एक अभिन्न अंग है। आज भी असम रेजिमेंट के मार्चिंग आउट सॉन्ग में याद किया जाता है।
उसके बोल कुछ इस तरह से हैं कि बदलू राम का बदन ज़मीन के नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। इट्स फैसिनेटिंग। तो ये कुछ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन थी, कुछ फैक्ट्स थे, कुछ तथ्य थे जो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगे और मुझे लगा कि मुझे आप तक पहुंचाने चाहिए। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, हमें शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही और तथ्य और फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग ट्रिविया इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।